FF पीरियोडिक टेबल इस पे हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कि हमने पीरियोडिक टेबल पे स्टडी किया और उसके बाद उसकी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल में जो मेन फंक्शन, जो फीचर हैं पीरियोडिक टेबल के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। उसी पे डिस्कशन चल रहा है। पिछले वीडियोस में हमने कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस किया है, जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिस्कस किया, उसके अलावा स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद हमने लिया था एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। आज के क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल या जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एलिमेंट्स का। तो इसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इस पर भी डिस्कस करेंगे। Now classification of elements and periodicity in properties, ये चैप्टर है जो तुम लोगों का फिलहाल चल रहा है और इसी पे हम वन बाय वन डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी। The electrons in an atom are attracted by the positive charge present on the nucleus, all of you know. To remove an electron from an atom, energy has to be supplied to overcome the force of attraction towards nucleus. A quantitative measure of the tendency of an atom of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. Now it is defined as the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from an isolated atom in the gaseous state of an element as so as to convert it into gaseous monovalent positive ion. It is also known as first ionization enthalpy or energy. The process can be represented as a metal atom loses one electron to form M plus cation in a gaseous isolated state. किसी भी एलिमेंट का जब एक मेटल जो एक एटम है वो गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है कैटायन, तो इसमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और इसको हम इस तरह देख सकते हैं M प्लस, यानी सप्लाई की जाती है एनर्जी, इसको IE1 या डेल्टा IH1 कहते हैं। इसको इंथैल्पी या पोटेंशियल इसमें लिखते हैं। तब ये एनर्जी लेगा जो गैसियस स्टेट में है एटम और एक एन आयन कैटायन बनाएगा M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। Now ionization enthalpy is also called as ionization potential, as it is the minimum potential difference in a discharge tube required to remove the most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom to form gaseous cations. Now ionization enthalpy or potential is expressed either in terms of electron volts per atom or kilocalories per mole आर किलो जूल पर मोल। शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी और कैलोरी पर मोल को के CaL MoL -1 और किलो जूल पर मोल इस तरह से।
Now 1 electron volt per atom is equal to 3.83 into 10 to the power minus 20 calorie per atom, and this is equal to 1.602 into 10 to the power minus 9 joule per atom. और इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 3.83 into 10 to the power minus 23 into 6.023 into 10 to the power minus 23 कैलोरी पर मोल. दिस अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 23.06 किलो कैलोरी पर मोल. नाउ दिस इक्वल टू द 1.602 into 10 to the power minus 19 into 6.023 into 10 to the power 23 joule per mole. This equal to 96.49 kilojoule per mole. So these both are equal. So 1 electron volt per atom is equal to 23.06 kilocalorie per mole is equal to 96.49 kilojoule per mole. Now, like the removal of first electron from isolated gaseous atom, it is possible to remove second, third and successive electrons from positive ions one after one the other. The amount of energy is required are termed second, third, fourth ionization enthalpies respectively. These process can be shown as like this. जो M प्लस कैटायन बना था, फिर इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं तो M2 प्लस बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकल जाता है. इसी तरह अब ये M2 प्लस आयन जो बना था इसको और एनर्जी दी जाएगी तो ये M3 प्लस आयन बनाएगा. तो ये सारी क्या है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की गई वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. इसी तरह फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल. It is observed that delta IH2 IE2 has higher value than delta IH1 or IE1. That is delta IEH3 is higher than delta IH2 and so on. यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से कम होती, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना M प्लस आयन से जो है वो डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. उसी तरह M2 प्लस से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और ज़्यादा होती है. तो इस तरह से सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स और निकाल देते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आगे की आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. The increase in the value of successive ionization enthalpies can be explained on the basis that effective nuclear charge increase from M to Mn plus, that is electrostatic attraction between the nucleus and the remaining electrons in the cations, especially in the outermost electron in the cations, increases. This requires higher energy to remove the electron from the cation in comparison to neutral atom. The energy increases as the charge on the cation increases gradually. The successive ionization enthalpies have higher value. The successive ionization enthalpies of first 10 elements are given here. इस तरह से फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है. अब उसी एटम से जब कैटायन बन गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होगी वो थर्ड आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो इस तरह सबकी वैल्यू यहाँ दी हुई है. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको निकालने के लिए 1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है. उसके बाद हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी, और सेकंड की आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है. इसी तरह लिथियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए
आसान होती है। 520 किलो जूल पर मोल है आयनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसी तरह बेरिलियम के लिए फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहले जो एस इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते, एस ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से। लेकिन जब हम दूसरे शेल यानी इससे पहले वाले शेल का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इससे यानी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है। लेकिन जब अगला इलेक्ट्रॉन यानी 1s2 का जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह तीसरे में देख सकते हैं, ये एक शेल है 2s2 2p1 1s2, तो 2p1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो कि एस से निकलता है उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और एस का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम अगले शेल में पहुंचते हैं 1s2, तब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पहले कम होती है और बाद में अगले इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाती है। तो इस तरह से बाकी के एलिमेंट्स में भी देख सकते हो कि फर्स्ट के जो सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालने में लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बढ़ती है, लेकिन जब हमें एस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो ये वैल्यू घटती है, और इसी शेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इसी तरह दूसरे में भी देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड शेल के जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनमें आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बढ़ी, लेकिन जब हमें एस का इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, फिर उसके बाद उसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी बढ़ती है। तो इस तरह से ये ट्रेंड है। एक जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती जाती है, उसके बाद जब अगली शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब पहले उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है। तो इस तरह से ये सारे में देख सकते हो कि सारे ही मॉलिक्यूल्स में वही ट्रेंड दिखाया है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ए ग्रुप और इन ए पीरियड हम देख सकते हैं। ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। पहला एलिमेंट है जिसमें 2 शेल हैं और ये न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ शेल कम है। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच सिर्फ एक शेल है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम करते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकालना, जिससे कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और आसानी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। उसके बाद जब हम दूसरे मेंबर पे जाते हैं तो ये चीज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है और कम हो जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन को ये शील्डिंग इफेक्ट इसको कहते हैं, या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अंदर की शेल जो है इनकी ज़्यादा हो जाती है और इनके बीच अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इसको निकालना और आसान हो जाता है। तो ग्रुप में क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जब दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएंगे हम तो कम हो जाएगी। उसके बाद जब थर्ड में जाते हैं तो इसी तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट और बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, जिससे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल आगे बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने से और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाती है। लेकिन पीरियड में क्या होता है, सेकंड पीरियड के एग्जाम्पल से देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ता, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। दूसरा शेल है यहाँ पे, ये लिथियम में एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले एक शेल है। उसके बाद जब ये दूसरा मेंबर आता है बेरिलियम, तो इसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है। इससे क्या होगा कि न्यूक्लियस और आउटर में शेल इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल लगातार जो है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती जाती है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉनिक शेल, जो हम पहले वाले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक बार हम फिर इसको बताते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस बट रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स। पिछले डायग्राम में जैसे देखा,
Thus, the effective nuclear charge acting on valence electron decrease due to electron of inner shells. This phenomenon is known as screening or shielding effect. Thus, greater is the screening effect produced by inner shell electrons, lesser will be effective nuclear charge and less will be the value of ionization energy. यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा होगा तो जो ये जो अंदर की शेल है ये स्क्रीन का काम करती हैं, तो जब जितनी ज़्यादा शेल होंगी स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, जिससे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. The screening effect depends upon the following factors. Smaller is the distance between nucleus and inner shell producing screening effect, more prominent will be the screening effect. Screening effect produced by subshell of the same shell is in the following order. S सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, फिर P, फिर D, फिर F. Greater the number of electron in inner subshell, greater is the shielding effect produced for subshell. जब number of electron ज़्यादा होगा तो screening effect भी ज़्यादा होगा. Now factors on which ionization enthalpies depends. First is size of the atom. The larger the atomic size, smaller is the value of ionization potential. In a larger atom, the outer electrons are far away from the nucleus and the force of attraction with which they are attracted by the nucleus is less and hence can be easily removed. The second is screening effect. Higher the screening effect, lesser is the value of ionization potential, as the screening effect reduces the force of attraction between nucleus and hence the outer electrons can be easily removed. Third factor is nuclear charge. As the nuclear charge increases among atoms having same number of energy shells, the ionization potential increases because the force of attraction towards nucleus increases. Now, half-filled and fully filled orbitals. The atoms having half-filled and fully filled orbitals are comparatively more stable. Hence, more energy is required to remove the electrons from such atoms. The ionization potential is rather higher than the expected value in the case of such an atom. Now, shape of orbital. The s orbital is more close to nucleus than the p orbital of the same orbit. Thus, it is easier to remove electrons from the p orbital in comparison to s orbital. In general, the ionization potential follows the following order. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा आसान होता है s ऑर्बिटल से और सबसे कम f से. नाउ वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल. In a normal group, the ionization enthalpy decreases from top to bottom. The first ionization enthalpy of the representative elements and noble gases are given here. यहाँ देख सकते हैं. ग्रुप में पहले हम देखते हैं ग्रुप में क्या है. डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी लगातार कम हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप बढ़ते जाते हैं. उसी तरह बेरिलियम में मैग्नीशियम की कम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रांशियम, उसी तरह इस ग्रुप में देख सकते हो. उसी तरह कहीं कहीं पे इरेगुलरिटीज पाई जाती है, जैसे कि थर्ड ग्रुप में टेलुरियम और फोर्थ ग्रुप में लेड. लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सभी में जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाती है. उसी तरह और दूसरी तरफ जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है. कहीं कहीं इरेगुलरिटी भी पाई जाती है, लेकिन कहीं बढ़ती है और लेकिन मोस्टली बढ़ती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल आउटर मोस्ट शेल में बढ़ते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है. ये टेबल तुम्हारे सामने है. On moving the group, the atomic size increases gradually.
due to an addition of one principal energy shell at each screening effect element. See this again. No. On moving the group, the atomic size increases gradually due to an addition of one new principal energy shell at each succeeding element. On account, the force of attraction towards the valence electron decreases and hence the ionization enthalpy value decreases. With the increase of atomic number, the number of inner shell, that is number of inner electrons, also increases. As a result, the screening effect increases, which also reduces the force of attraction or valence electron, and therefore the value of ionization enthalpy decreases. However, nuclear charge increases from member to member, which should increase the force of attraction, and accordingly the ionization enthalpy should increases. The combined effect of the increase in size and the screening effect on with the effect of the increased nuclear charge. Consequently, the ionization enthalpy is decreased in a group from top to bottom. There is expectation to the above trend. There is exception, not expectation. There is exception to the above trend after the element with atomic number 72. The ionization enthalpy of the element from Ta73 to Pb82 are higher than those of the element of same subgroup above them. For example, Tl has higher energy ionization enthalpy than In and Pb as higher value than Sn. This abnormal behavior is due to lanthanide contraction. The ionization enthalpies of inner gases are exceptionally high due to stable configuration, that is fully filled orbitals. In a period, the value of ionization enthalpy increases from left to right with breaks where the atoms have somewhat stable configuration. तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऐसे तो बढ़ती जाती है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ ये ट्रेंड ब्रेक कर जाता है. The observed trends can be easily explained on the basis of its increased nuclear charge and decrease in atomic radii. Both the factor increases the force of attraction towards nucleus, and consequently more and more energy is required to remove the electrons, and hence ionization enthalpies increases. However, abnormal values are observed at certain elements considering the member of second and third periods. पीरियड में जब हम जाते हैं लिथियम से बेरिलियम, आयनाइजेशन इंथैल्पी अब यहाँ बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ पे कम हो गई, जबकि ग्रुप में क्या है आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है. अब यहाँ बोरान के बाद कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, नाइट्रोजन की भी बढ़ी, लेकिन ऑक्सीजन की कम हो गई. तो जहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा एटम का, वहाँ पे जो है ये ट्रेंड ब्रेक कर जाता है और यहाँ जैसे कम हो गई, फिर अगले एलिमेंट में आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ गई, नियॉन में भी बढ़ गई. इसी तरह थर्ड पीरियड में सोडियम के बाद मैग्नीशियम की बढ़ती है, लेकिन उसके बाद एल्युमिनियम की कम हो गई. उसके बाद ये सिलिकॉन की बढ़ी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कम हो गई. तो ये कहीं कहीं पे इरेगुलरिटी पाई जाती है. Now B, E, N and Ne in the second period and M, G, P and Ar in the third period have higher value than expected. This is due to stable configuration of these elements. Beryllium and magnesium have fully filled orbitals. In nitrogen, 2p orbitals are half filled, and in phosphorus, P3p orbitals are half filled, while in neon and argon fully filled orbitals are present. तो इस तरह का ट्रेंड पाया जाता है. जो अभी जो टेबल देखा था, तो उसको अगर हम डायग्राम में दिखाएं तो इस तरह से दिखाएंगे. प्लॉट है यहाँ किसके बीच है, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच. तो ये पीरियड्स के बीच है, यानी
पहला पीरियड जो हाइड्रोजन एंड हीलियम इस तरह का, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसके बाद हीलियम की अचानक इतनी ज़्यादा हो जाती है। लिथियम की है 500 के आसपास, उसके बाद लास्ट मेंबर जो नियॉन है उसकी इस तरह से, लेकिन बीच बीच में एलिमेंट में कहीं कम हो जाती है और कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह का ये ट्रेंड सारे पीरियड्स में और ग्रुप में किस तरीके से होता है, ये पूरा डायग्राम से क्लियर होता है कि एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कहीं कहीं बीच बीच में जहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है एटम का, वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। ये बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2s। ये है मैग्नीशियम का Ne के बराबर का कॉन्फ़िगरेशन जहाँ तक होता है वहाँ Ne लिख दिया, उसके बाद लास्ट में होता है 3s2, जिसको इस तरह से है दिखाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन का और नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 हो जाते हैं, PAR इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन is in the order D5 is less stable than P3 and is less stable than T10 and is less stable than P6, यानी P6 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। नाउ कंक्लूजन, पूरा डिस्कशन के बाद हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ देखते हैं। In each period, alkali metals show lowest first ionization enthalpy. Cesium has the minimum value. तो डायग्राम दोनों देख सकते, टेबल और जो प्लॉट दिखाया था उन दोनों को देख करके इस पॉइंट को कंफर्म कर सकते हो। इन ईच पीरियड नोबल गैसेस शो हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन enthalpy. Helium has the maximum value of first ionization enthalpy. The representative elements show a large range of value of first ionization enthalpies, metal having low value while non-metals have high values. Generally, ionization enthalpies of transition metals increase slowly as we move from left to right in a period. The F block elements also show only a small variation in the values of first ionization enthalpies. On moving from PD to AG in fifth period, from CD to IN in fifth period, and from HG to TL in sixth period, there is sudden decrease in the value of first ionization enthalpy in spite of the fact that atomic number increases. These exceptions can be explained on the basis of electronic configuration. ये है PD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट सेल का होता है PD10 5s0, यानी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। इसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हियर S1 इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव इजीली। जब यहाँ से दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे ये स्टेबल होगा, और लेकिन जब ये दूसरा अगला एलिमेंट है 47, इसका एटॉमिक नंबर है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s1 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से क्या होगा, S1 इलेक्ट्रॉन को इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से ये 5s2 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है यहाँ पे यानी कि ज़्यादा थी और यहाँ कम हो गई और यहाँ फिर ज़्यादा हुई है। यहाँ से क्या होगा कि P1 इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव इजीली। इसी तरह से आगे का ट्रेंड देख सकते हैं कि इनमें से क्या है, S1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, जबकि EN में P1 इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ देखो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 5.8 इन सब में कम है। इसी तरह अब Hg में P1 इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव इजीली, यहाँ से P1 निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ से जब Hg से Tl की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं निकाल सकते, अगले एलिमेंट पे जब हम जाएंगे, यानी इन दोनों एलिमेंट से इसके मुकाबले में हम S1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ से P1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, और इसके बजाय यहाँ से हम P1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। In second period, first ionization energy of Be is higher than
beryllium is higher than boron. In second period, first ionization energy of beryllium is higher than boron, and first ionization energy of nitrogen is higher than oxygen. Similarly, in third period, the first ionization energy of magnesium is higher than aluminum, and first ionization energy of phosphorus is higher than सल्फर. इसको ये सारी चीजें टेबल में देख करके इसको समझ सकते हो कि जो यहाँ बताया जा रहा है वो टेबल से सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी. दिस इज ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स in beryllium and magnesium and high stability of half filled orbitals in nitrogen and phosphorus. यानी इन दोनों में fully filled orbitals होती हैं, जबकि सोडियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं जो कि मोर स्टेबल होती हैं. द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इस तरह से सेकेंड पीरियड में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की, और सबसे ज्यादा नियॉन की. उसके बाद इसी तरह से थर्ड पीरियड में सबसे कम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, यानी जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी आर्गन की. An irregular trend in the value of first ionization energy is observed in group 13. The value of aluminum and gallium are almost same. The reason is that gallium comes after 10 elements of first transition series where 3D shell is gradually filled, which makes gallium smaller than it would otherwise. It is responsible for abnormal ionization energy. Now, generally, the value of ionization energy decrease in a group from top to bottom. However, there is exception to this trend after the element with atomic number 71. The ionization energy of element from HF72 to PB82 are higher than those of the element of the same group above them. This is due to lanthanide contraction. For example, first ionization energy of Sn is more than Pb is more than Sn, Tl is more than In, Hf is more than Zr, and W in tungsten की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी मोलिब्डेनम से, और मरकरी की कैडमियम से, Au की Hg से, इस तरह से. Now, second periodic property is electron gain enthalpy, and in general it is known as electron affinity. As we have seen in previous section, that energy called ionization enthalpy is related in forming a gaseous positive ion, that is cation, from an gaseous isolated neutral atom. In the same fashion, energy is involved when an electron is added to a gaseous isolated neutral atom to convert it into a negative ions. This energy is called electron gain enthalpy. The electron gain enthalpy is the energy change that occurs for the process of adding an electron to a gaseous isolated atom to convert it into a negative ion, that is to form a monovalent anion. It is denoted by delta EGH or EA. The process may be represented as एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो ये एनायन बनाएगा, और इसके लिए जो एनर्जी जरूरी होगी वो क्या कहलाएगी, इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. It is also termed electron affinity because it measures the attraction or affinity of the atom for the added electron. That is, it is actually the measure of the tightness of an extra electron to an atom. Electron gain enthalpy, like ionization enthalpy, is expressed in electron volt or kilojoule per mole or kilocalorie per mole. Depending on the nature of the element, the process of adding an electron to the atom can be either exothermic or endothermic. For most of the atoms element, the energy is released. That is, the process is exoergic when an electron is added to an atom.
Therefore, for such element, the electron gain enthalpy is negative. For example, the electron gain enthalpy of chlorine is minus 349 kilojoule per mole. This means that 349 kilojoule of energy is released when 1 mole of chlorine atoms change to chloride ions. This value is high because chlorine acquires inert gas configuration after gaining an extra electron. तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम में ऐड किया जाएगा तो एनर्जी इसमें रिलीज होती है, और इसको हम जब यहाँ लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। एनर्जी जब अलग हम डेल्टा एच करके लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और जब इसके साथ रिएक्शन के लिखेंगे तो इसको प्लस में, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन तब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इस तरह से जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये माइनस 349 किलो जूल पर मोल, यानी कि एनर्जी इज रिलीजिंग। ए हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy indicate that additional electron is strongly bound, while a low value of indicate that the new electron is weakly bounded to the atom. The electron gain enthalpy, the minus sign indicate that energy is released. Only numerical values are taken when periodicity or other properties are considered. For a few elements, such as the noble gases, the electron gain enthalpy has a positive value, meaning that the anion is higher in energy than the isolated atom and electron. In noble gas, the extra electron has to be accommodated in the next higher principal shell, which is somewhat difficult. That is, the extra electron will not attach itself to the noble gas atom, or the anion form is very unstable. For example, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, और इस तरह से जब अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक अगला शेल बनेगा जिस 4s1, जो कि बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होगी। तो यहाँ डेल्टा एच जो होगी मोर देन 0। लाइक सेकेंड एंड हाइयर आयनाइजेशन enthalpies, second and higher ionization enthalpies, second and higher electron gain enthalpies are also possible. However, the addition of second electron to a monovalent anion as to make A2 minus ion is difficult, because both have the same charge and experience a lot of repulsion. Thus, the addition of electron to A minus anion requires energy to overcome the force of repulsion. The second electron gain enthalpy is therefore an endoergic electron gain enthalpy are positive. For example, when on process and will be given a positive sign. Similarly, higher electron gain enthalpies are positive. For example, when an electron is added to an oxygen atom to form O minus ion, energy is released. However, when second electron is added to O minus ion to O2 minus ion, energy is absorbed. तो सेकंड जो आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। रिएक्शन इस तरह दिखा सकते हैं। आइसोलेटेड गैसियस ऑक्सीजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इसमें एनर्जी रिलीज होती है -141 किलो जूल पर मोल, जबकि इस एनायन में फिर अगला इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। Similarly, for sulfur atom, the second electron gain enthalpy is positive. इस तरह से पहले स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी, जबकि अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज साइज ऑफ द एटम। Smaller the size of the atom, stronger is the attraction for the added electron towards nucleus. Thus, smaller the size of atom, greater is the electron affinity.
Nuclear charge, greater the nuclear charge, stronger is the attraction for the added electron towards nucleus. Thus, electron affinity increases as a nuclear charge increases. Now, electronic configuration. The elements having stable configuration, that is half filled or fully filled valence subshell, have very little or no tendency to accept additional electron. Hence, electron affinities are low or zero in these cases. Variation of electron gain enthalpy in periodic table. In general, the electron gain enthalpy become less negative in going from top to bottom in group and more negative in going from left to right in a period. However, electron gain enthalpy does not show a regular trend along a period or a group. The electron gain enthalpies of normal elements are given in the table. In kilojoule per mole में दिया हुआ है. This is the unit. पीरियड और ये ग्रुप. तो पीरियड में किस तरह से प्लस में इसकी वैल्यू कहीं पहले यहाँ बढ़ी, उसके बाद कम हो गई, फिर बढ़ी. इसी तरह दूसरे पीरियड में भी देख सकते हो, पहले बढ़ी उसके बाद फिर कम हुई. और ग्रुप में क्या है, ये इसकी वैल्यू जो है लगातार पहले घटी, यहाँ तक घटती जा रही है, फिर यहाँ पे बढ़ गई. इसी तरह से अगला ग्रुप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी बढ़ रही है, फिर इसका जो है अननोन है, यहाँ पे ये घट रही है और यहाँ पे ये बढ़ जाती है. इसी तरह से सारे ग्रुप में देख सकते हो कि एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कहीं बढ़ रही है और कहीं घट रही है. नाउ फ्रॉम द अबव टेबल द फॉलोइंग ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड. इस टेबल को ध्यान से देखना है, देखिएगा सारी वैल्यूज सामने देख रख करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. From the above table, the following trends are observed. The electron gain enthalpy in general becomes less negative in going down from top to bottom in the group. This is due to increase in size on moving down the group. This factor is predominant in comparison to other factor, that is increase in nuclear charge. इस तरह से ग्रुप का दिखाया है. उसके बाद the electron gain enthalpies of oxygen and fluorine, the members of the second period have less negative value than the element sulfur and chlorine of the third period. Now this is due to small size of atoms of oxygen and fluorine. As a result, there is a strong inter-electronic repulsion when an extra electron is added to these atoms, that is electron density is high and the addition of electron is not easy. Thus the electron gain enthalpies of third period elements sulfur and chlorine have more negative value than corresponding elements oxygen and fluorine. Similar trend is observed in the nitrogen and phosphorus. सामने वैल्यू है. In general, electron gain enthalpy becomes more and more negative from left to right in a period. This is due to decrease in size and increase in nuclear charge as the atomic number increases in period. Both these factors favor the addition of an extra electron due to higher force of attraction by the nucleus for the incoming electrons. Electron gain enthalpies of some of the member of alkaline earth metals, noble gases and nitrogen are positive. This is because they have stable configuration. Alkaline earth metal have stable configuration due to completely filled ns orbital, while nitrogen has extra stability due to half filled p orbitals like this. That is symmetrical configuration. यानी p में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. These atoms resist the addition of extra electron as they do not want to disturb their stability. Noble gases have NH2 and P6 configuration, that is no place for incoming electron. In case the extra electron is to be accommodated, it will occupy its position on a new principal shell.
that is, it will be weakly attracted toward nucleus. Such an ion will be extremely unstable. Helium has also stable 1s2 configuration and cannot accommodate the incoming electrons. Halogens have highest negative electron gain enthalpies. However, two factors are responsible for this: small atomic size and high nuclear charge of halogen in a period, and halogens have the general electronic configuration of ns2np5, that is one electron less than stable noble gas configuration. Thus, halogens have very strong tendency to accept an additional electron, and their electron gain enthalpies are therefore high. Now, importance of electron gain enthalpy. Certain properties of the elements can be predicted on the basis of value of electron gain enthalpies. First, the element having high negative value of electron gain enthalpies are capable of accepting electron easily. They form anion and thus form ionic electrovalent compounds. These elements are electronegative in nature. The elements having high negative value of electron gain enthalpy act as strong oxidizing agent, for example, fluorine, chlorine, bromine, oxygen, and sulfur. On the basis of general trend of ionization enthalpy and electron gain enthalpy, the following property can be predicted. Metallic nature decreases in a period while non-metallic nature increases. Metallic nature increases in a group while non-metallic nature decreases. The arrow represent a group and the down arrow represent a group and this arrow represent a period. तो metallic character कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? इन्हें ग्रुप इंक्रीज करता है, इन्हें पीरियड ये डिक्रीज करता है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा ग्रुप में और इंक्रीज करेगा कहाँ? पीरियड्स में. Reducing nature decrease in a period while oxidizing nature increases. The reducing nature increases in a group while oxidizing nature decreases, like this. Reducing nature in a group इंक्रीज करेगा और ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज करेगा, जबकि इन ए पीरियड रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज कर रहा है. The stability of metal increase while activity of the metal decrease in period, and in group stability decreases while activity increases, like this. इस तरह से this trend is observed especially in first A, second A, and third A element. The basic nature of the oxide decrease in a period while acidic nature increase in a group. Basic nature increases while acidic nature decreases. इस तरह से, ठीक है. बेसिक नेचर ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है, जबकि इन ए पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस. तो इस तरह से ये कंप्लीट स्टडी किया दोनों ही टॉपिक पे. पहला इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो ये सब क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें किस तरह से ग्रुप और पीरियड में पीरियोडिक टेबल में ग्रेजुअली चेंज होता है और कहाँ इरेगुलरिटी पाई जाती है. सारी बातें यहाँ डिटेल में डिस्कस हुई हैं. उम्मीद है ये समझ में आई होगी. तो ये सारी बातें तब समझ में तभी आती है जब पीरियोडिक टेबल को हम अच्छे से पढ़ लें. तो शुरू के जो वीडियोस हैं पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़िए, सारी तीनों पीरियोडिक टेबल. उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो बताया गया है उसको देखें.